हेलो एवरीवन। और आप सभी का प्रताप क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक राजा और मंत्री दोनों मूर्ख हैं और अपने राज्य को दूसरे राज्य से तुलना करते हैं। वे चाहते हैं कि अपने राज्य के सारे कार्य को दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, यहाँ तक कि वो अपने राज्य में दिन को रात और रात को दिन कर देते हैं और फिर लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे लोग जो अपना काम दिन में करते हैं आज से अपने उन सारे कार्यों को रात में करेंगे, और जो काम वो रात में करते हैं उन सारे काम को अब वो दिन में करेंगे। इवन उन्होंने एनिमल्स को भी पढ़ाया था, सिखाया था कि वे दिन में सोएं और रात में जग कर अपना काम करें। तो आइए देखते हैं कि इन मूर्खों के राज्य में इसके साथ और भी क्या क्या मज़ेदार बातें जानने को मिलती हैं। इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स, यानी कि मूर्खों के इस राज्य में राजा और मंत्री दोनों के दोनों ही मूर्ख थे। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. वे दूसरे राजा की तरह अपने राज्य को बिल्कुल ही अलग चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारे राज्य की सारी क्रियाविधियाँ, सारे कामकाज दूसरे राज्य की तरह हो, और इसीलिए वे अपने राज्य के दिन को रात में और रात को दिन में बदल देते हैं। They ordered that everyone should be awake at night till they are filled and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. वे चारों तरफ आदेश देते हैं कि आज के बाद यहाँ पे दिन का काम रात में होगा और रात का काम दिन में होगा। Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. और फिर वो ये बात भी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। और आपको तो पता है कि मृत्यु दंड के डर से आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ के जो भी लोग थे वो मृत्यु के डर से जो भी राजा और मंत्री का आदेश था उसको करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वे रात में जगते हैं, रात में अपना व्यापार करते हैं, रात में अपने खेतों में जाते हैं, रात में अपना दुकान खोलते हैं, रात में बच्चे पढ़ते हैं, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ती है तो वे सोने को चले जाते हैं। अब ये सारे लोग जो कि राजा और मंत्री के डर से अपना कामकाज बिल्कुल ही बदल चुके थे, इस चीज़ को देखकर राजा और मंत्री बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वे सोचते हैं कि हमने जो प्लान सोचा था, हमने जो स्कीम यहाँ पे लाया था वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा, और ऐसा सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसी राज्य में एक दिन एक गुरु और शिष्य वहाँ पहुँचते हैं उस शहर में, जो कि बहुत ही सुंदर सिटी था। It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब क्या होता है, जब वो उस शहर में गुरु और शिष्य पहुंचते हैं तो वो क्या पाते हैं कि बिल्कुल सूर्य चमक रहा है, बिल्कुल दिन का समय है, लेकिन उस सूर्य के चमक में भी, उस दिन के उजाले में भी वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दिखाई पड़े। सभी के सभी व्यक्ति वहाँ पे सोए हुए थे, यहाँ तक कि कुछ अलग अलग प्रकार के चूहे भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और जानवरों, ऐसा प्रतीत होता था कि जानवरों को भी सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि कैसे उसे दिन में सोना है और रात में जगना है। और इन दो अजनबियों ने वहाँ की स्थिति को देखकर ये काफ़ी सरप्राइज होते हैं। वे शाम तक वहाँ घूमते हैं और जैसे ही अंधेरा का
छाया आता है, अंधेरा छाता है, तो सभी लोग नींद से जग जाते हैं और अपने रात्रि व्यापार पे चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि राजा और मंत्री ने वहाँ के लोगों को चेतावनी दिया था कि वे दिन का काम रात में करेंगे और रात का काम दिन में करेंगे। The two men were hungry. Now that the shop were open, they want to buy some groceries. अब वो जो दो व्यक्ति हैं थे, जैसे कि गुरु और शिष्य, वो दोनों के दोनों भूखे थे और अब रात का समय था, दुकान भी सारे खुल चुके थे, तो वो चाहते हैं कि खाने पीने के लिए कुछ सब्जियां और कुछ और अन्य सामान जाकर वो खरीद सकें। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu, where they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. अब वो क्या पाते हैं, वो इस बात को देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई भी सामान खरीदो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो बनानाज हो, उन सारे वस्तुओं की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक दुद्दू था। और इस बात को सोचकर सुनकर वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। द गुरु एंड हिज डिसिपल वेर डिलाइटेड। अब जाहिर सी बात है, कम से कम मूल्य में अगर अधिक से अधिक वस्तु मिलती है तो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा, तो ये गुरु और शिष्य भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दे हैड नेवर हेयर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी। अब उन्होंने इसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सुना था और ना ही देखा था, तो वे क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स को वो खरीदते हैं और वो सारे आइटम 1 रुपए में ही उनको मिल जाते हैं, अधिक से अधिक सामान। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. जब वो अपना भोजन पकाकर खाते हैं तो अचानक से गुरु जी को ये बात महसूस होता है, इस बात को वो प्रतीत करते हैं कि ये जो राज्य है वो मूर्खों का राज्य है और यहाँ पे रहना उनके लिए बिल्कुल अच्छा विचार नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। अब वो अपने शिष्य से कहते हैं ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, everything was cheap here, all he wanted was good cheap food. The Guru said that they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do you next. तो क्या होता है कि जब वो अपने शिष्य से कहते हैं कि भाई ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, लेकिन शिष्य उस स्थान को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि जो भी वहाँ पे वस्तुएं बिक रही थी वो सारी वस्तुएं बहुत ही सस्ती थीं, वो सारे चीज़ बहुत ही अच्छे थे, तो उसके लालच में वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन गुरुजी उससे कहते हैं कि देखो ये राज्य जो है वो मूर्खों से भरा हुआ है और इस बात को कहना बहुत मुश्किल है कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाले हैं, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल का काम है। यानी कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ रहना हमारे लिए सही नहीं होगा, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अब आगे आते हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वांटेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। द डिसिपल स्टेड ऑन एट his field every day, bananas and ghees and rice and wheat, and grew fat like a street-side sacred bull. अब क्या होता है, यद्यपि वो जो शिष्य था वो गुरु जी के बुद्धिमानी को समझ नहीं पाता है, ना ही मानता है और ना मानने के कारण वो वहीं पे रह जाता है। गुरु जी कहते हैं ठीक है, ही वांटेड टू स्टे, वह वहाँ पे रहना चाहता था, तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हें रहना है तुम यहाँ पे रहो, मैं जा रहा हूँ। और फिर ऐसा वो कह के गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। ये जो शिष्य था ये यहाँ पे रहता है, प्रत्येक दिन खूब चाव से जो भी वस्तुएं इसको मिलती हैं कम से कम मूल्य में उन सारे वस्तुओं को खरीदता है और खरीदने के बाद खा लेता है और खाकर वो काफ़ी ज़्यादा हस्त पुस्त और बहुत ज़्यादा मोटे बैल की तरह वहाँ पे हो जाता है उसका शरीर। One bright day, a thief broke into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and snuck in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन में, यानी कि चोरी का काम कब होता है, रात में होता है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा था, तो चोरी का काम कब होगा, दिन में होगा। तो एक दिन जब एक चोर
एक व्यापारी के दीवार में छेद करके अंदर वो लूटने का प्रयास कर रहा था और वो लूट कर जितना भी माल था उसी दीवार के छेद से बाहर ला रहा था, तो वो कमजोर दीवार उसके शरीर पर गिर जाता है और उसी दौर पे उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे भाई दीवार गिर गया, ससुरा पिस गया होगा उसी में तो उसी में क्या होता है, वो दब जाता है, पिस जाता है और मर जाता है। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब क्या होता है, जैसे ही वो चोर मरता है तो उसका भाई दौड़ते हुए राज्य के राजा के पास पहुंचता है। कहता है श्रीमान, यानी कि वो राजा को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरा भाई जो कि प्राचीन काल से चलते आ रहे हमारे व्यापार को कर रहा था, इसका मतलब ये कि ये जो चोरी का काम था उसके दादा परदादा के समय से ही हो रहा है, तो इसका भाई एक एंशिएंट बिजनेस हो गया। तो कहता है कि प्राचीन काल से चलते आ रहे व्यापार को मेरा भाई जब कर रहा था तो उसी दौरान एक दीवार इसके शरीर पे गिर जाता है और वो उसी स्पॉट पर मर गया। तो यहाँ पे उसके मरने का कारण कौन है, वो कमजोर दीवार, और कमजोर दीवार बनाने वाला क्या है, अपराधी है। तो आपको उसे अवश्य सजा देनी चाहिए और इसके परिवार को मुआवजा के रूप में कुछ पैसे हर्जाना के रूप में देने चाहिए। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कंपेंसेट के लिए कुछ पैसे देते हैं कि हाँ भाई चलो इसके फैमिली में जो क्षति हुई है उसका निवारण इन पैसों से हो जाए। तो ऐसा वो कहता है कि मेरा भाई जो प्राचीन काल से व्यापार को करते हुए आ रहा था, प्राचीन काल से हमारे व्यापार जो चल रहे हैं उसको कर रहा था, तो उसके दौरान एक दीवार उसके शरीर पे गिर गया, वो मर गया। तो यहाँ पे अपराधी कौन है, इस दीवार का मालिक। तो आप उसे क्या दें, सजा दें और इसके परिवार को कुछ हर्जाना के रूप में धन दौलत भी दें। किसको, चोर के परिवार को। अब क्या होता है आगे देखो। The king said, justice will be done. Don't worry, and at once showed the honor of the house. राजा भी बुद्धू, वो भी बैल आदमी, वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, न्याय होगा, अभी हम जिंदा हैं। वेलकम मूवी देखे, उसमें कहता है टकलुआ जो होता है कहता है अभी हम जिंदा हैं, तो ये भी कहता है न्याय होगा, कोई बात नहीं, और तुरंत ही उस व्यापारी को बुलावा भेजता है। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? जब वो वहाँ पे व्यापारी पहुँचता है दरबार में, राजा उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस, तो कहता है जो भी उसका नाम था वो बोल देता है। Were you at home when the dead man burgled your house? अब वो कहता है कि क्या तुम उस वक्त घर पे ही थे जब ये व्यक्ति तुम्हारे यहाँ सेंध लगा रहा था। अब सेंध लगाने का मतलब क्या होता है कि एंटर्ड द हाउस टू रॉब, यानी कि जब कोई व्यक्ति आपके घर में घुसकर लूटने का प्रयास करता है तो उसे हम बोलते हैं सेंध लगाना। तो जब ये व्यक्ति तुम्हारे घर में सेंध लगा रहा था, यानी कि चोरी कर रहा था, लूट के माल को वापस ला रहा था, यानी कि लूट के माल को ला रहा था, चुरा कर ला रहा था, तो क्या तुम घर पे ही थे? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो कहता है हाँ भाई, हाँ मैं वहीं पे था, जी श्रीमान मैं वहीं पे था, और वहां पे वो जो दीवार इसके ऊपर गिरा और उसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा वो व्यापारी कहता है। द accused pleads guilty, your wall killed the man's brother, you have murdered a man, we have to punish you। अब क्या होता है, कहता है राजा कि अपराधी तुम ही हो, तुम्हारे दीवार की वजह से एक बेचारा बेकसूर व्यक्ति मर गया, अब तुम्हें सजा यहाँ पे मिलेगी, तुम ही उसके जिम्मेदार हो, ऐसा राजा कहता है। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall, it's really the fault of the man who built the wall, he didn't build it right, you should punish him। अब कहता है श्रीमान देखिए मैं यहाँ पे अपराधी नहीं हूँ, और ये बिल्कुल असहाय रूप से कहता है, कौन, व्यापारी, कि मैं कोई अपराध मैंने नहीं किया, ये गलती किसकी है, ये गलती तो उस दीवार को बनाने वाली की है जिसने मेरे इस दीवार को कमजोर बनाया, यानी कि वो ब्रिकलेयर ही अपराधी है जिसने इस दीवार को बनाया। अब वो कहता है कि ना वो ब्रिकलेयर इसको कमजोर बनाता, ना ये दीवार गिरता, ना वो चोर मरता, और ना ही मैं यहाँ पे आ पाता। तो ये गलती किसके साथ, ये गलती जो है वो उस ब्रिकलेयर की है, ऐसा मर्चेंट राजा से कहता है। अब आगे आते हैं। हु इज दैट माई लॉर्ड, हु इज दैट माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज built in my father's time, I know the man, he is an old man now, he lives nearby। तो राजा पूछता है कौन है वो, चलो बताओ। तो वो कहता है श्रीमान
ये जो दीवार है मेरे पिता के समय में, यानी कि बहुत समय पहले बनाया गया है, और मैं जानता हूं कि इसको बनाने वाला इस यहाँ के आसपास ही क्षेत्र में रहता है और वो अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, ऐसा मर्चेंट कहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब राजा कहता जाओ भाई उस ब्रिकलेयर को उठा लाओ। ब्रिकलेयर जानते हो ना, जो दीवार बनाते हैं, जो घर द्वार उस घर को बनाते हैं, उसे कहते हैं। तो कहता है राजा कि जाओ भाई उस ब्रिकलेयर को उठा के लाओ। तुरंत दरबारी का मतलब जो भी सैनिक वहां पे थे वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उसको हाथ पैर बांध कर वहां पे दरबार में पेशी करते हैं, लाते हैं। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. तो राजा पूछता है कि क्या तुमने इसके पिता के समय में इसके दीवार को बनाया था? तो वो कहता है जी श्रीमान, मैंने ही बनाया था। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you by death. अब कहता है किस प्रकार का दीवार बनाए तुम? इतना कमजोर दीवार बनाए जो दीवार गिर गया और उसके कारण ये इसका भाई मर गया। अब यहाँ पे तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे, ऐसा राजा वहां पे कहता है। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It is true I built this wall and it was not good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklet jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब इससे पहले कि राजा फांसी के आदेश को सुनाए, वो जो ब्रिक लेयर था वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है श्रीमान 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 मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे अपराधी नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं दीवार को बना रहा था तो मेरी निगाहें और मेरा मन यानी कि मेरा दिमाग दोनों ही उस दीवार पे नहीं थे, वो कहीं और थे। अब कहाँ थे? तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, वो ब्रिकलेयर कहता है कि जब मैं दीवार को बना रहा था तो उस गली से एक डांसिंग गर्ल यानी कि सुंदर युवती गुजर रही थी। उसके पैरों में पायल थे और वो पायल बार बार छनक रहे थे, बज रहे थे, और उसके तरफ मैं अट्रैक्ट हो गया और उसी आकर्षण की वजह से मेरा केंद्रित और मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा तन सब कुछ उसके तरफ आकर्षित हो गया, केंद्रित हो गया, और इसी वजह से मैंने इस दीवार को कमजोर बना दिया। तो आप ही जरा सोचिए, ना वो डांसिंग गर्ल अपने पायल को चमचमाते हुए वहां से गुजरती, ना मैं उसको देखता, ना ही मेरा ध्यान मनोमस्तिष्क उसके तरफ आकर्षित होता, और ना मैं कमजोर दीवार को बनाता, ना ही ये गिरता, ना वो मरता, ना मुझे उठाकर यहाँ पे लाया जाता, ऐसा वो कहता है। और मैं जानता हूं कि वो डांसिंग गर्ल कहाँ है, ठीक है, अपराधी वही है, उसको पकड़िए, ऐसा वो कहता है। कौन? ब्रिकलेयर। You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such a complicated case. Let's get that dancer wherever she is. तो कहता हाँ भाई बात तो सही है। अब ये मुद्दा काफी गंभीर होता चला गया और फिर वो कहता है कि भाई इस कॉम्प्लिकेटेड केस को थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल का काम है, ऐसा राजा कहता है। कहता है कोई बात नहीं, चलो भाई डांसिंग गर्ल को उठा लाओ, ऐसा वो आदेश देता है। The dancing girl now and old woman came trembling to the court. अब उस समय की डांसिंग गर्ल काफी अट्रैक्टिव थी, अब वो बूढ़ी हो गई हैं, अब वो कांपते हुए दरबार में पहुंचती हैं। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब वो कहता है क्या तुम बहुत समय पहले उस गली से गुजर रही थी अपने पाए को चमचमाते हुए, ये व्यक्ति जब दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसे देखा था? ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो कहती है हाँ मैंने इसे देखा था और मुझे अच्छे तरीके से याद भी है, ऐसा वो डांसिंग गर्ल कहती है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, you were young and you distract him, so he built a bed wall. It had fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अब वो कहता है उस समय बहुत अट्रैक्टिव थी तुम और तुम्हारे उस पायल के छमछमाने की वजह से ये जो बूढ़ा व्यक्ति है उस समय यंग था, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसके वजह से इसने खराब दीवार बनाया। दोषी तुम हो, ना तुम वहां से गुजरती, ना ये तुमको देखता, ना इसके तुम्हारी तरफ इसका ध्यान केंद्रित होता, ना ये खराब दीवार बनाता, ना गिरता, ना वो मरता, तो तुम जिम्मेदार हो और तुम्हें अब दंड मिलेगा, ऐसा राजा कहता है। देखो केस कैसे घूमते चला जा रहा है। आ गया। She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel.
he made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It was not my fault, my lord. It's a damn goldsmith's fault. तो वो क्या कहता है? वो कहती है कि देखिए सरकार कुछ समय सोचती है और कहती है श्रीमान इसमें मेरी गलती नहीं है। अब आप ये तो जानिए कि आखिर मैं उस गली से बार बार क्यों गुजर रही थी। उसके पीछे का कारण ये है कि मैंने कुछ सोने एक सुनार को दिया था कि वो मेरे लिए गहने बनाए और वो समय पर नहीं बनाया, और उसी लिए वो बोलता था कि मैं इस समय दूंगा, कभी उस समय दूंगा, अभी आओ फिर बाद में आओ, ऐसा बार बार उसने किया। और यही कारण है कि मैं उस गहने को लेने के लिए वहां पे कई बार आई और गई। तो इसमें गलती उस सुनार का है, वो समय पर काम नहीं किया, मुझे बार बार बुलाया, दौड़ाया। तो अगर वो ना मुझे बुलाता, ना मैं आती, ना ही मेरे पायल बजते, ना ये ब्रिकलेयर मुझे देखता, ना ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होता, ना खराब दीवार बनाता, ना दीवार गिरता, ना ही वो व्यक्ति मरता, और ना मुझे यहाँ बुलाया जाता। तो इसके पीछे का कारण देखिए कौन है। तो इसके पीछे का कारण जो है वो सुनार है, यानी कि उसी की वजह से सारी घटनाएं हुई हैं और असली गुनहगार वही है और उसे ही सजा मिलनी चाहिए, ऐसा डांसिंग गर्ल कहती है। अब ये देखो केस और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेविंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्डस्मिथ वेयरएवर ही इज हाइडिंग एट वंस। तो वो इस गवाह को सुनकर और काफी गंभीरता पूर्वक कहता है हाँ भाई ये भी बेचारी लड़की, बेचारी बूढ़ी औरत सही कह रही है। क्यों? क्योंकि असली गुनहगार जो है वही है, ना वो गोल्डस्मिथ ऐसा करता और ना ही इनके साथ ऐसा होता। तो जहां कहीं भी वो छिपा हुआ है तुरंत जाओ और उस सुनार को पकड़ कर लेकर आओ। अब आगे आओ। द किंग्स bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop when he heard the accusation against him. He had his own story to tell. अब क्या होता है? अब जैसे ही राजा अपने कर्मचारी को कहते हैं जाओ उस सुनार को ढूंढ कर लेकर आओ, तो इस बात को सुनकर सुनार पहले से ही अपने अपोजिट, अपने विरुद्ध जो आदेश आया था, अपने ही दुकान में बैठकर एक नई मनगढ़ंत कहानियां सोच रहा था कि कैसे मैं अपने आप को उस मूर्ख राजा से बचा पाऊं। अब क्या होता है? अब आगे देखो, स्टोरी सुन लिया। माई लॉर्ड ही सेड, आई एम पुअर गोल्डस्मिथ, इट इज ट्रू आई मेड दिस dancer come many times to my door. I gave her excuse because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो जब उस सुनार को दरबार में उठाकर लाया गया तो कहता श्रीमान श्रीमान श्रीमान, इसमें मेरी गलती नहीं है। यद्यपि इसके सोने का गहना बनाने की जिम्मेदारी मैंने लिया था और मैंने इसको बुलाया भी, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि मेरा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक बहुत ही बड़ा व्यापारी मुझे कुछ सोना दिया था कि मैं उसके लिए ज्वेलरी तैयार कर सकूं। उसके यहाँ कोई पार्टी था, शादी विवाह था, और आपको तो पता है हुजूर कि धनी व्यक्ति जो होते हैं इनके पास बिल्कुल ही धैर्य नहीं होता, वो चाहते हैं कि मेरा काम तुरंत हो जाए। तो अब सोचिए उसने ही मेरे ऊपर इतना बर्डन कर दिया था कि मैं उसके वजह से काम नहीं कर पाया। तो यहाँ पे कसूरवार कौन है? तो यहाँ पे कसूरवार जो है वो रिच मर्चेंट है, क्योंकि वो ना मुझे ऐसा देता, ना ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालता, ना ही मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आती, और ना मैं इसको बार बार बुलाता, ना ही ये उस गली से बार बार आती, ना पायल बजते, ना वो बुढ़ा ब्रिकलेयर इसको देखता, ना ही अट्रैक्ट होता, ना दीवार कमजोर बनता, ना गिरता, ना वो मरता। तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? वो मर्चेंट। कौन मर्चेंट? रिच मर्चेंट। अब देखो इसने भी अपनी कहानी बना दी। अब आगे आते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो कहता है कौन वो व्यापारी है जिसने तुम्हें इस औरत के गहने बनाने से रोका और जिसकी वजह से ये बार बार आई, ये जो ब्रिकलेयर है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और इसने खराब दीवार बनाया जो कि गिर गया, एक व्यक्ति की जान चली गई। चलो बताओ कौन है वो, नाम बताओ उसका। ठीक है। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब जब सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया तो वो व्यापारी और कोई नहीं बल्कि उसी गिरे हुए दीवार का मालिक था जिसके दीवार के गिरने की वजह से उस चोर की मृत्यु हो गई थी।
नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब देखो बाबू, ये जो जस्टिस था, ये जो न्याय था, ये केस था, ये बिल्कुल एक सर्किल की तरह हो गया। एक व्यापारी से उठा और फिर एक ब्रिकलेयर, एक डांसिंग गर्ल, एक गोल्ड स्मिथ, और फिर से किस पे आ गया, उस मर्चेंट पे ही, यानी कि उस व्यापारी पे ही आ गया। बिल्कुल एक सर्कल की तरह केस हो गया। अब क्या होता है आगे देखते हैं। उस व्यापारी को बुलाया जाता है। व्हेन ही वॉज रूडली स्टोन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। तो अब की बार उसे जबरदस्ती, बिल्कुल क्रूरता पूर्वक उसको उठाकर कोर्ट में लाया गया। और जब वो आता है तो चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरे पिता थे जिन्होंने इस गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया था ताकि वो ज्वेलरी तैयार कर पाए, तो इसमें मेरी पिता की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति कहता है। मैं बिल्कुल ही बेकसूर हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसीवली, लेकिन वो राजा जो था अपने मंत्री के साथ निश्चित रूप से नियमों के प्रति सोचता है, समझता है। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज दैट, बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस प्लेस, यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल father of yours, his riches as well as his sin. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो वो राजा कहता है कि देखो, बहुत सोच समझकर मंत्री से बात करने के बाद कहता है कि देखो भाई, किया इस गलती, इस अपराध का अपराधी कौन है, तुम्हारे पिता, और तुम उनके वंशज हो, और तुमने अपने पिता से सारा धन दौलत लिया, ये घर द्वार लिया, सारी रईसी ली, तो उसके पाप भी तो तुम ही लोगे। यानी कि जब गलती वो किए हैं तो सब कुछ लिए हो, तो भाई उनके गलती का सजा भी कौन लेगा, तुम ही लोगे। और फिर वो कहता है, मैंने तुमको तो देखते ही पता कर लिया था कि तुम ही इस पूरे अपराध के जड़ हो, और तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, तुम्हें मरना होगा, ऐसा राजा वहां पे कहता है। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब क्या होता है, तुरंत आदेश होता है कि जल्दी से एक फांसी के फंदे को तैयार किया जाए, और वो फांसी का फंदा नया हो जिसमें कि इस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जाए। अब देखो ध्यान से, क्रिमिनल कोई और था, चोरी किसी और ने किया, और उसकी सजा वहां पे नेचर ने दे दिया, गॉड ने दे दिया, लेकिन मृत्यु किसको मिल रही है, इस मर्चेंट को। तो अब क्या होता है कि वहां पे एक फंदा तैयार किया जाता है, और जब उस फांसी के तख्ते पे इस मर्चेंट को लटकाने के लिए लोग ले जाते हैं, तो वो क्या पाते हैं कि ये मर्चेंट इतना पतला था कि वो सही तरीके से उस फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ रहा था, यानी कि उसको फांसी देने में समस्या हो रही थी। अब ये समस्या मंत्री ने राजा को बताया, और राजा भी इस समस्या को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। What shall we do? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for a month on bananas and rice and wheat and ghee. अब क्या होता है, अब राजा कहता है क्या करें भाई, अब ये हम लोग क्या करें, ऐसा प्रतीत होता है। और वो कहता है कोई बात नहीं, इस मर्चेंट को छोड़ दो और चलो जाओ पूरे राज्य में भ्रमण करो और एक मोटे हस्तपुष्ट व्यक्ति को ढूंढो जो कि इस फांसी के तख्ते पे सही तरीके से सम्मिलित हो सके, सही तरीके से फांसी के तख्ते पर उसको लटकाया जा सके। अब ये चारों तरफ इसके सैनिक घूमते हैं, तो इनकी नज़र किस पे पड़ती है, तो गुरुजी के शिष्य पे, जो कि महीनों से खा पी कर बहुत ज़्यादा हस्तपुष्ट हो चुका था और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका था। तो उसके ऊपर उनके सैनिकों की नज़र पड़ती है और वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, जो कि वहाँ पे केला, चावल, आटा, घी, अलग अलग प्रकार की चीज़ों खाकर बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, he cried. जैसे सैनिक पकड़ते हैं तो गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं भाई मैंने क्या किया, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा वो शिष्य गिड़गिड़ाना वहाँ पे शुरू कर देता है। जब सैनिक शिष्य को पकड़ लेते हैं तो कहता है मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ और मेरी क्या गलती है
कि आप मुझे ऐसे पकड़ के ले जा रहे हो। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for that, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrives at once to save his disciples who had got himself into a such scrap through love of food. अब क्या होता है कि वो सैनिक सुनने के बाद कहते हैं, हाँ भाई तुम बेकसूर हो, तुम एक सन्यासी हो, लेकिन ये राजघराने की तरफ से आदेश है कि एक ऐसे मोटे हस्तपुष्ट व्यक्ति को लाया जाए जो इस फांसी के फंदे में सही तरीके से बैठ सके, सही तरीके से उसमें वो फिट हो सके और हम उसे फांसी दे सकें। तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर वो ऐसा कहकर उसे ले जाना शुरू कर देते हैं। जब वो जाता है शिष्य, तो वो अपने बुद्धिमान गुरुजी के उन शब्दों को याद करता है। ऐसा होता भी है, जब हम मुसीबत में होते तो हमें अपना जो पास्ट रहता है वो याद आता है कि कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें रोका था ये काम करने से, हमने वैसा नहीं किया और आज हम फंस चुके हैं। सेम यही हाल इस शिष्य के साथ भी होता है। वो भी अपने बुद्धिमान गुरुजी के उन शब्दों को याद करता है। शब्द कौन से थे? तो वो शब्द ये थे कि ये राज्य मूर्खों का है और तुम कुछ नहीं कह सकते कि नेक्स्ट स्टेप में वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब वे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने गुरुजी से प्रार्थना किया मन ही मन में और फिर उनसे इस बात की विनती की कि वे इसके ध्यान को समझ सकें, इसके बातों को, इसके दुख को और इसके पश्चाताप को सुन सकें। अब गुरुजी जो थे वे सब कुछ विजन में देख सकते थे, सब कुछ वे दृश्य में देख पा रहे थे और फिर उनके पास कुछ मैजिक पावर्स भी थी जिसकी सहायता से वो प्रेजेंट पास्ट को देखकर फ्यूचर का अनुमान लगा लेते थे। और फिर वे अपने डिसिपल यानी कि शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, जो कि खान पान भोजन और स्वादिष्ट अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के चक्कर में अपने जान को जोखिम में डाल चुका था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? जैसे ही गुरुजी शिष्य के पास पहुंचते हैं तो उसको फटकारते हुए डांटते हुए उसके कान में कुछ कह देते हैं और फिर राजा को संबोधित करते हैं, अरे बुद्धिमान राजा, आप मुझे ये बताइए कि गुरु और शिष्य में बड़ा कौन होता है? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? तो राजा कहता है, बिल्कुल भाई गुरुजी बड़े होते हैं, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा राजा कहता है। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, जब गुरु महान होते हैं तो सबसे पहले गुरु को फांसी दिया जाए, उसके बाद उसके शिष्य को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. और जैसे ही शिष्य अपने गुरुजी के इन बातों को सुनता है तो वो समझ जाता है कि आगे मुझे क्या करना है, आगे का प्लान क्या है। और फिर वो भी चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे, क्योंकि आपने मुझे पहले उठाकर यहाँ पे लाया है तो मुझे ही पहले फांसी पे चढ़ाया जाए, मुझे ही पहले मृत्युदंड दिया जाए। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by his behavior. He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. अब गुरु और डिसिपल यानी कि गुरुजी और शिष्य दोनों इस मुद्दे पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब इस बात को झगड़ा करते हैं क्यों? कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। झगड़ा शुरू हो गया और अब ये होता है कि इस झगड़े को देखकर राजा बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है और वो अब परेशान भी हो गया। तो परेशान हो गया तो क्या कहता है, अब गुरुजी से पूछता है, मुझे ये बताइए कि आप क्यों मरना चाहते हैं? हमने तो इस मोटू को, मतलब कि इस हस्तपुष्ट व्यक्ति को इसलिए यहाँ लाया था ताकि हम इसे फांसी दे सकें। हमारे पास इस फंदे के लिए कोई स्वस्थ और काफ़ी हेल्दी बॉडी नहीं था, इसीलिए हमने इसको उठा के लाया। आप क्यों मरना चाहते हैं? ऐसा वो किंग उससे पूछता है।
गुरुजी से पूछता है, वाई यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरुजी कहते हैं ऐसी बात है, बकबक मत करो, जो कह रहा हूं उतना करो, मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ, मुझे पहले दंड दो, ऐसा गुरुजी कहते हैं। वाई देयर इज सम मास्टरी हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, कहता है क्या कोई रहस्य है, राजा कहता है क्या कोई रहस्य की बात है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मुझे समझाइए कि क्या बात है, ठीक है। Will you promise me to put me to death if I tell you? Asked the Guru. The king gave him his solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us. We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. तो कहते हैं पहले वादा करो कि जब, गुरुजी कहते हैं पहले वादा करो कि जब मैं आपको इसके रहस्य के बारे में बता दूंगा तो आप मुझे पहले फांसी दोगे। तो कहता है ठीक है, अपने वर्ड को कहता है हाँ भाई ठीक है। तो फिर गुरुजी उस राजा को एक किनारे ले जाते हैं और कहते हैं देखो मेरी बात ध्यान समझना, हम में से प्रत्येक व्यक्ति पहले मरना चाहता है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि हमने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, लेकिन आज तक इस सुंदर शहर के जैसा और आपके जैसा बुद्धिमान राजा कहीं नहीं देखा, ऐसा गुरुजी कहते हैं। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, वो कहता है ये फंदा कोई फांसी का फंदा नहीं है, बल्कि ये एक दैवीय वरदान है, अर्थात इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as the king and the minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. तो कहते हैं ये कोई फांसी का फंदा नहीं है, ये एक दैवीय फंदा है, जो इस पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा, और जो बाद में आएगा वो इस देश का मंत्री बनेगा। अर्थात पहले फांसी पे चढ़ने वाला, पहले फांसी पे जाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वो इस देश का राजा, और दूसरे टाइम पर जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो फ्यूचर में इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। और हम भी अपने इस सन्यासी जीवन से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो कृपया करके आप हमें भी मौका दें कि हम भविष्य में एक राजा और मंत्री का जिंदगी जी सकें। अब आप ध्यान से सुनो, आपने कहा था, आपने जो वर्ड बोला था उस पर आप कायम रहो, उस पर आप निश्चित रहो, और सबसे पहले मुझे फांसी दो, उसके बाद मेरे शिष्य को, ऐसा राजा उससे कहते, ऐसे गुरुजी उससे कहते हैं। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy man, do not tell lies, he said. The minister agreed. अब जो राजा था वो बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने लगा, वो नर्वस हो गया, वो आने वाले समय में अपने इस राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो इस लालच में वो वहाँ के जो एग्जीक्यूटर था उनको आदेश देता है कि ये जो फांसी है वो अब अगले दिन होगी, और फिर प्राइवेट रूप में यानी कि गोपनीय रूप से अपने मंत्री से बात करता है और कहता है देखो ये जो हमारे लिए अच्छा है कि अगले जीवन में भी यह राज्य हमारा ही रहे, हम ही यहाँ के राजा हों और तुम यहाँ के मंत्री रहो, लेकिन इसके लिए हमें फांसी पे चढ़ना होगा ताकि ये जो दैवीय फंदा है ये अगले जन्म में हमको फिर से इस देश का राजा बना सके, यहाँ का मंत्री तुम्हें बना सके, और किसी भी हालत में हमें अपने इस राजा पद को, इस मंत्री के पद को गंवाना नहीं है, ऐसा राजा मंत्री से गोपनीय रूप में कहता है। और तुम ही बताओ, साधु संत व्यक्ति कभी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा राजा मंत्री से कहता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, when the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders, don't make any mistake. अब क्या होता है कि अब जो वहाँ पे कार्मिक लोग थे, यानी कि जो वहाँ पे फांसी देने वाले थे, उनसे राजा कहता है, क्या कहता है कि सुनो, आज रात हम अपराधियों को भेजने वाले हैं
और पहला अपराधी आएगा तो उसे फांसी पर चढ़ा देना, और सेम यही काम दूसरे अपराधी के साथ भी करना। और ध्यान रखो, ये मेरा आदेश है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजा उसको कहता है। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, discussed themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly executed। अब क्या होता है, उसी रात राजा और उसका मंत्री उस जेल में पहुंचते हैं, गुरुजी को और शिष्य को वहां से हटा देते हैं, वहां से छोड़ देते हैं, उनको निकाल देते हैं, और खुद अपना वेशभूषा उन्हीं गुरु और शिष्य की तरह बदलकर वहां पे चले आते हैं। और जब राजा पहले आता है तो वहां पे जो पहले से ही फांसी देने वाला था, राजा को फांसी पे लटका देता है, और बाद में मंत्री आता है तो मंत्री को भी फांसी पे लटका दिया जाता है, और ऐसे दोनों लोग फांसी पे चढ़ गए, यानी दोनों लोग मर गए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion। अब जब राजा और मंत्री के लाश को वहां से निकालकर गिद्ध और कौवों के सामने फेंकने के लिए लोग ले जाते हैं वहां के कर्मचारी, तो वहां के शहर के लोग देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और फिर वो उनके बॉडी को देखते हैं कि अरे भाई ये बॉडी तो किंग का है, मिनिस्टर का है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और सब लोग काफ़ी कंफ्यूज में, असमंजस में पड़ जाते हैं। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and catch up with them as they were preparing to leave the town unnoticed। जब उसके बाद वो पूरी रात क्या करते हैं कि इस बात पे निर्णय लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि इस राज्य का अगला राजा और मंत्री कौन होगा। और फिर अचानक से एक व्यक्ति के मन में गुरु और शिष्य का ख्याल आता है, और फिर वे लोग जो शिष्य और गुरु दोनों को पकड़ लेते हैं, जो कि बिना बताए इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be the king and the minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws। अब क्या होता है, अब जब लोग वहां पहुंचते हैं तो किंग और मिनिस्टर के लिए गुरु और शिष्य से कहते हैं कि हमें अब आने वाले इस राज्य के लिए, आने वाले इस राज्य के भविष्य के लिए एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। वहाँ के लोग जाके उनसे कहते हैं, और इस बात को कहने के बाद जैसे ही एक व्यक्ति कहता है तो सारे लोग हामी भरना शुरू कर देते हैं, और फिर गुरु और शिष्य को वहाँ के राजा और मंत्री के पद पर बैठाने के लिए उनको ऑफर देते हैं। यद्यपि वो शिष्य अपने लालच की वजह से इतनी बड़ी समस्या में फंस चुका था, लेकिन फिर भी इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है, और बिना किसी समस्या के वे लोग शिष्य को राजा मंत्री के रूप में मनाने में तैयार हो जाते हैं, मना लेते हैं। ये जो शिष्य था वो भी लालची था, वो तुरंत मान जाता है हाँ भाई हम तैयार हैं, लेकिन गुरुजी को मनाने में काफ़ी समय लगता है, और बहुत समय के बाद गुरुजी कहते हैं कि हाँ हम यहाँ के राजा और मंत्री के पद को संभालेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, जितने भी पुराने कानून हैं उनको हम बदल देंगे। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a dudu. It became like any other place। और उसके बाद से रात वहाँ पे रात हो गया, दिन दिन हो गया, और कोई भी सामान सिर्फ एक दुदू में नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य स्थानों की तरह ही वहाँ पर भी सामानों की बिक्री होगी। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये ध्यान में आ ही गया होगा बाबू कि बुद्धू दोस्त से अच्छा चालाक दुश्मन होता है। तो इसीलिए आपको भी मैं बता दूं कि इस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल के साथ साथ अपने आप को चालाक बनाओ। चालाक इसलिए मत बनाओ कि आप किसी को बेवकूफ़ बना पाओ, चालाक इसलिए बनो ताकि दूसरा व्यक्ति आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। इस चैप्टर में यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।